हिंदी साहित्य के अमूल्य संकलन से आज सुनिए विद्वान शिक्षाविद एवं सशक्त कथाकार डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी ज्वार भाटा। तो शुरू करें कहानी ज्वार भाटा। ये सामान कहते कहते उनकी आवाज़ भटकी। मैं जान रही थी उनके लिए बोल पाना कठिन हो रहा होगा। उनके लिए बोल पाना ही क्या, मेरे लिए सुन पाना भी कठिन था। उन्होंने पैकेट मेज पर सरका दिया। अलमारी खाली करनी थी ना, चाबी तो थी नहीं, मेरे सामने ही खुलवाया गया था। बैठिए ना। मेरे होंठ शायद खुले। नज़रें फिर झुककर कालीन में जाने क्या खोजने लगी थी। वे भी शायद कुछ तलाश रहे थे। सूरज की तेज चमकीली किरणें कमरे में घुस आई थीं, मानो हमारा काम आसान कर देना चाहती हूँ। नादान नासमझ मन के अंधेरों से अपरिचित दरवाज़ा खुला पाकर 2-3 चिड़ियाँ भी भीतर चली आईं, शायद सूने घर को अपनी चहचहाहट से गुंजाने के लिए। पर उनका कलरव कानों से टकरा टकरा कर लौटता रहा। बेचैन मन को उसमें संताप और यातना के स्वरों के अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कीट्स की नाइटिंगेल भी ऐसी ही उदास धुनें सुनाती होंगी। वियोग व्यथित रूथ इतने वर्षों बाद एकाएक मेरी कल्पना में साकार होने लगी। समुद्र के बीच महल में बंद एकाकी श्वेत वसना राजकुमारी मेरी तरफ एकटक निहार रही थी। एक दूसरे से टकराती विशाल लहरें, दूध से भी अधिक सफ़ेद उफान और दूर दूर तक फैला आकाश का नीला विस्तार। पास पहुंचने पर पाया वो राजकुमारी और कोई नहीं, स्वयं मैं हूँ। और मैं घबरा कर वहाँ से भाग आई, वापस अपने कमरे में। कमरा, पता नहीं कौन आया हो उस कमरे में। सुना था सावरकर को मिलने वाला था। कैसा लगेगा उस कुर्सी में बैठा हुआ। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सिर झटक दिया। निगम और शर्मा जी भी आने वाले थे, पर अचानक एक मीटिंग हो गई। जल्दी ही आएंगे, शायद कल ही। वे ऐसे रुक रुक कर बोल रहे थे जैसे शब्द ढूंढने पड़ रहे हों। राजेंद्र इन लोगों को कितना मानते थे। बाहर जाते तो तीनों का फ़ोन नंबर लिखवा कर जाते। हालांकि मेरे पास डायरी में वो सब पहले से ही लिखा हुआ था, पर वे कहते कि टेबल कैलेंडर पर लिखा होगा तो आंखों के सामने रहेगा। बार बार कहते कि ज़रूरत पड़े तो तुरंत बुला लेना। सभी जगह तो इनकी मित्रता प्रसिद्ध थी। हर रविवार को चौकड़ी जमती, अधिकतर इसी कमरे में। यहीं कालीन पर सफ़ेद चादर बिछाकर तो बैठा करते थे। अब किसके यहाँ बैठक जमेगी भी। 29 अब कैसे खेला जाएगा। डमी, पर निगम तो उसे बच्चों का खेल कहते हैं। 3 पत्ते। राजेंद्र तो माँ के कारण नहीं खेलते थे और इनके कारण ये लोग नहीं खेल पाते थे। कमला भी आएगी, कह रही थी। अगर कोई आ नहीं गया तो आज मिलने जाऊंगी। उनके हाथ फिर कुछ शब्द लग गए थे। कमला भाभी, ये लोग पत्ते बांटते रहते और हम दोनों रसोई में चाय नाश्ता बनाया करती। मैं कितना भी मना करूं, पर वे मेरे साथ ज़रूर लगी रहती। तुम अकेली सब कुछ करो, अच्छा नहीं लगता। भाई साहब तक फरियाद पहुंचाई तो उल्टा भाभी का ही पक्ष लिया। कहने लगे, आप समझती नहीं हैं इनकी चालाकी। आपकी सहायता करने के बहाने ये असल में थोड़ी बहुत स्लिमिंग एक्सरसाइज कर लेती हैं। काम अपना करती हैं और नाम आपका हो जाता है। कभी भी ऐसा नहीं याद पड़ता कि वे कमरे में बैठी रह गई हों और मैंने अकेले रसोई में काम किया हो। अब तो ज़िंदगी ही अकेले काटनी है। मैंने मुश्किल से सिसकी दबाई। कमरे में घड़ी की टिक टिक बढ़ती जा रही थी। सुई हर सेकंड पर जैसे एक एक घंटा रुककर आगे बढ़ती थी। 11:30। दफ्तर के इस समय चाय का समय हो रहा होगा। दिन की चाय तो राजेंद्र के कमरे में ही होती थी। बताते थे कैंटीन को फ़ोन करने के साथ ही इन्हें भी फ़ोन करते थे। शाम की चाय अक्सर शर्मा जी के कमरे में मंगाई जाती। चाय लाती हूँ। मैं उठ खड़ी हुई। अरे नहीं, आप बैठिए, मैं पीकर ही चला था। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं भीतर चली आई। राजेंद्र होते तो क्या इन्हें ऐसे ही चले जाने देते, पर तब ये भी तो मना नहीं करते, बल्कि खुद ही कहते, भाभी जी आज कुछ नाराज़ हैं क्या। आए हुए पूरा आधा घंटा हो चुका है, पर चाय कॉफ़ी का कहीं कुछ पता ही नहीं। कॉफ़ी, इन्हें चाय तो बेड टी के अलावा किसी और समय पसंद ही नहीं थी।
मैं कॉफ़ी की शीशी निकाल कर हिलाती हूँ। पाउडर कुछ कुछ जमा सा लगता है। तब से एक बार भी बनी ही नहीं। वे शोकेस में लगा राजेंद्र का नया तैल चित्र देखते रहे। उन्होंने ही तो अपने किसी जान पहचान के आर्टिस्ट से बनवा कर दिया था। एकदम बोलता सा चित्र। सफ़ेद फ्रेम भी अपने आप ही पसंद करके लाए थे। वही स्निग्ध मृदुल भाव जो इनके चेहरे पर हमेशा बना रहता था। वही हल्की सी मुस्कान, बिल्कुल उसी तरह बालों की एक लट माथे पर बाईं ओर को। बचपन में लगी चोट की लकीर भी लट के पीछे से उसी तरह जरा सा झांक रही थी। माथे पर झूलती इस लट का रहस्योद्घाटन करते हुए एक बार राजेंद्र ने खुद ही वो पूरी लकीर उन्हें दिखाई थी। शीशे में इसे देखता हूँ तो बरबस फिल्मी गुंडों का ध्यान आ जाता है। उनके चेहरों पर भी तो इसी तरह से चाकू छुरों के निशान बने हुए होते हैं। बस इसी वजह से अपने इस निशान को इस तरह छुपाने की बात मेरे मन में एक बार आ ही गई। अब तो खैर बाल ही इस तरह से सेट हो गए हैं, चाहूँ तो भी ये लट वापस नहीं जाएगी। कॉफ़ी बन गई है। मेरे कमरे में घुसते उन्होंने अपराध बोध के साथ नज़रें वहाँ से हटा लीं, जैसे कोई चोरी करते पकड़े गए हों। मेरे साथ भी तो कितनी ही बार ऐसा होता है, मगर क्यों? अकेले में मैं घंटों घंटों इन्हें देखती रहती हूँ, हर कोण से, हर तरफ से। कभी कभी हिम्मत करके तस्वीर हाथ में भी उठा लेती हूँ, इनसे बातें करती हूँ, हंसती हूँ, रोती हूँ, नाराज़ होती हूँ, उलाहना देती हूँ, प्यार करती हूँ। पर उस समय कोई वहाँ आ पहुँचे तो चोर से भी बदतर हालत क्यों हो जाती है? नज़रें अपने आप झुकी जाती हैं, पैर दूसरी तरफ को मुड़ जाते हैं। मैं स्वयं को अपराधी सा महसूस करने लगती हूँ। अरे, आपने पी नहीं? कॉफ़ी का प्याला अभी मेज पर ही रखा है। आप नहीं पिएंगी? मैं तो बहुत कम पीती हूँ। अच्छा, उन्होंने प्याला उठा लिया। मेरा ख्याल था आपको कॉफ़ी बहुत पसंद है। थी तब, शादी के बाद ही तो नया शौक़ लगा था ये। राजेंद्र तो कॉफ़ी के अलावा कुछ पीते ही न थे और मुझे उसके कड़वे स्वाद से घंटों नींद ही ना आती। लेकिन धीरे धीरे जाने क्या हुआ कि दफ्तर में जिस जिस समय ये कॉफ़ी पीते उसी उसी समय घर पर मैं मग लेकर बैठ जाती। खाना भी तो घड़ी देखकर ही ठीक 1 बजे खाती थी। वही इनका लंच टाइम था। शाम को 5:10 पर केटल का स्विच लगा देती। इधर इनका स्कूटर गेट में घुसा, उधर कॉफ़ी तैयार। पर अब मेरी आंखों में आंसू देखकर ही शायद उन्होंने बात बदलने की सोची। चांद नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, माँ के साथ गया है। रुंधे गले से और कुछ नहीं निकला। फिर कुछ देर हम बोलने के लिए शब्द खोजते रहे। इस समय तो एक ही विषय था जिस पर मैं कुछ कह सकती थी, कुछ सुन सकती थी। था भी तो कितना कुछ बोलने को कि दिन, हफ्ते, महीने भी कम पड़ जाते। 7 साल की ज़िंदगी, मेरी, इनकी, हमारी, हमारे चांद की। कितने ही आत्मीय क्षणों की, स्पर्शों की अक्षुण स्मृतियाँ, कितने ही अधूरे पूरे सपनों की ललक और किलक। पर अजीब सी बात थी कि या तो इस अनमोल निधि के बारे में इतना कुछ कहा जा सकता था या फिर कुछ भी नहीं। या तो मैं उसमें पूरी तरह डूब ही जाती, आकंठ, या फिर दूसरे किनारे पर प्यासी भटकती रहती। यूँ तो हर राह ही वहाँ ले जाती थी, पर तभी जब मैं अकेली होती। औरों के साथ रहते तो प्रवेश द्वार ही न पार हो पाता। अच्छा, अब चलूँगा। मेरे लायक कोई काम हो तो संकोच मत कीजिएगा। संकोच? इनसे? राजेंद्र इनको कितना मानते थे। उस बार चांद को टाइफाइड हुआ तो इन्हीं पर तो सब जिम्मेदारी छोड़कर दौरे पर चले गए थे। इन्होंने ही सब भागदौड़ की, डॉक्टर को बुलाना, दवा लाना, फल लाना। ऑफिस से सीधे ही तो यहाँ चले आते थे। मैं ही जिद करके वापस भेजती थी। राजेंद्र तो पूरी तरह निश्चिंत थे। हालांकि ट्रंक कॉल करके हाल बराबर पूछते रहे थे। इलाहाबाद से सीधी डायलिंग तभी शुरू हुई थी। चांद को राजेंद्र चाहते भी तो कितना थे। उसे एक छींक भी आ जाए तो बस परेशान हो जाते। हर मुसीबत में इन्हीं के पास तो दौड़ते थे। इनसे कैसा संकोच। पर मैंने बिना कुछ कहे बस हाथ जोड़ दिए। शायद व्यथित वेदना में शब्दों के छिन जाने पर भी खामोशी बोल रही थी। मेरी आंखें देखकर वे ठिठके। बता दीजिए कहाँ रखना है, वहीं रखे देता हूँ। इशारा पैकेट की तरफ था। मैं रख दूंगी। होंठ थरथराए। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर बिना कुछ कहे ही चल दिए।
दरवाज़ा बंद होते ही कांपते हाथों ने पैकेट उठाकर अलमारी के ऊपरी खाने में पीछे की तरफ ढकेल दिया। जाने कब उसे देख पाने का, छू पाने का, पढ़ पाने का साहस जुटा पाऊंगी भी या नहीं। यूं ही किसी के नितांत अपने मौलिक एहसास अतीत के गर्त में पड़कर इतिहास बन जाते होंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए नितांत अनावश्यक या मात्र समय बिताने के लिए महज एक दिलचस्प किस्सा कहानी। मेरी पलकें फिर भीग गईं। अनजाने ही पैर वापस मुड़ गए। मैं फिर इनके सामने जा खड़ी हुई थी। मुझे बराबर ऐसा लगता है कि अभी तुम्हारा अगला कदम आगे बढ़ेगा और तुम तस्वीर से बाहर निकल आओगे, पर तुम जाने क्यों पैर आगे बढ़ाते ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ाते, बोलो। परसों क्या है, याद है? तुम भूल कहाँ सकते हो? छोटी से छोटी बात तो भूले नहीं कभी, इसे कैसे भूलोगे? हाँ, मेरा जन्मदिन। पिछली बार दौरे पर पटना जाना पड़ा था तो कितना महसूस हुआ था तुम्हें? शिफॉन की वो मरून साड़ी दिलाकर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ था। शॉल के लिए मैंने ही जिद करके मना किया। तब भी मैचिंग चप्पलें तुम ही ले आए थे। जाने से पहले पिक्चर भी दिखाई। मैंने तो कहा भी था, मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूँ जो बुरा मान जाऊँगी। तुम्हारा मन तो मेरे पास रहेगा ही, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चुपचाप सुनते रहे थे। मैं समझी थी मान गए हो, पर अगली शाम जब टिकट दिखाकर तुम्हें तैयार होने की जल्दी की तो मैंने कहा था, हमेशा की तरह ही इस बार भी अपने मन का ही किया ना? तो हमेशा की तरह मुस्कुरा भर दिए थे। यही तो अदा थी तुम्हारी, बोलना कम करना अधिक। इस बार कैसे मनाऊं मैं अपना जन्मदिन? बोलो बोलो, कुछ तो जवाब दो। तुम मुस्कुरा रहे हो, वही पुरानी आदत, बोलोगे कुछ भी नहीं। अब तो खैर तुम्हारी इस अदा की आदत पड़ गई है, पर शुरू में इसने बहुत सताया था मुझे। इतना कम बोलते थे तुम कि मैं सोचती, हे भगवान, कैसे निभेगी इनसे, कैसे कटेगी यूँ जिंदगी। स्वभाव से ही वाचाल में कितनी कितनी देर कितनी कितनी बातें तुमसे करती रहती और तुम हाँ हूँ के अतिरिक्त कुछ भी ना कहते। बस चुपचाप मुझे एकटक देखते रहते, जैसे इस समय देख रहे हो। जानते हो, पहली रात को भी जब तुम चुप्पे ही बने रहे थे तो मैंने क्या समझा था तुम्हें मैं पसंद नहीं आई। और क्या समझा था जानते हो? बता दूं? चलो आज बता ही देती हूँ। समझा था कि ये शादी शायद तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है। तुम नहीं जानते, तुमसे जलने वाले कैसी कैसी बेसिर पैर की बातें उड़ाया करते थे। लाओ आज सब कुछ बता ही देती हूँ। वो नीला है ना, नीला, याद आया? जानते हो, परीक्षा के बाद मेरे पास आई तो बधाई देने की जगह क्या बोली थी, दीपा तुझे चेताने आई हूँ, जिसके नाम का सिंदूर तू मांग में भरे बैठी है वो तो पहले ही किसी का हो चुका है। मैं तो उसे देखती ही रह गई। कुछ सोचूं समझूं इसके पहले ही वो जितनी तेज़ी से आई थी उतनी तेज़ी से लौट गई। मेरा फ़र्ज़ तुझे आगाह करना था, आगे तू जाने, तेरा काम जाने। मन हुआ था भाग कर माँ को बताऊं, फिर जाने किसने पैर जकड़ लिए। इतनी दौड़ धूप के बाद तो माँ को मनपसंद घर वर मिला था, अब फिर से नई शुरुआत, और मैंने अपने को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है? और जानते हो फिर क्या करती थी मैं? अक्सर ही शीशे के सामने बैठकर सोचा करती, क्या सचमुच तुम मेरे नहीं बन सकोगे? तो जब तुम गुमसुम से बैठे रहते, नीला के शब्द मेरे कानों में बजने लगते। कई महीने बाद जाकर उसके अभिशप्त शब्दों ने मेरा पीछा छोड़ा था। माँ से भी तुम्हारे चुप्पे स्वभाव का जिक्र किया था मैंने, पर उन्होंने तो उल्टा मुझे ही फटकार दिया। जाने तुमने उन पर क्या जादू कर दिया था। उन पर ही क्या, जादू तो तुम्हारा सभी पर चला हुआ था, मुझ पर, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, दफ्तर में। सोच कर तो गई थी कि माँ से तुम्हें एक जोरदार भाषण दिलवाऊंगी, पर वहाँ तो लेने के दे नहीं पड़ गए। कहने लगी, हीरा लड़का मिल गया है तो तेरा दिमाग ही खराब हो गया है। अरे अपने भाग सराह, जो ऐसा गंभीर और गुणी साथी मिला है। गिटपिट करते लड़के क्या अच्छे लगते हैं? तुझे कोई ऐसा ही छिछोरा चाहिए था क्या? और देख, कभी उसके सामने ऐसी नासमझी की बात ना कह देना। हाँ, कह देती हूँ, तेरा कुछ ठिकाना नहीं। माँ का भाषण लंबा चला था और मैंने ऐसी नासमझी कभी न करने की मन ही मन कसम खाई थी। बाद में तो खैर माँ को सैकड़ों बार धन्यवाद दिया था उस नेक सलाह के लिए।
पहली बार मैंने खाना बनाया था जब रामू छुट्टी पर गया था। तुमसे तो पूछ पूछ कर हार गई कि क्या खाओगे, पर तुम्हारा तो रटा रटाया जवाब था, जो भी चाहे बना लो, मुझे सब पसंद है। कितने ही चाव से घंटों मेहनत करके मेज लगाई थी, पर चाव कुछ ज़्यादा ही हो गया था। खोए मटर की सब्जी में 2 बार नमक डल गया था और दाल एकदम फीकी थी। चखते ही मेरे चेहरे की रंगत उड़ गई, पर तुम कैसे बेखबर से खाए चले जा रहे थे। मैंने कुछ देर इंतज़ार किया कि तुम कुछ कहोगे, कुछ गुस्से भरा, खीज भरा, उलाहना भरा, पर तुम तो जाने किस विचित्र धातु के बने थे। चुपचाप खाते गए, मुझे ही हार कर कहना पड़ा। तुमने तब चौंक कर सिर ऊपर उठाया था। हाँ, तुम भूल गई होगी, दोनों को मिलाकर खाओ तो ठीक हो जाएगा। तुम्हें गुस्सा नहीं आया? मैंने पूछ ही तो लिया। गुस्सा? तुम फिर चौंके थे। क्यों? ओह अच्छा, इसके लिए। इन छोटी छोटी बातों की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता, और फिर मुझसे ही ऐसी कोई गलती हो जाती तो क्या तुम बिगड़ती? हम सब इंसान ही तो हैं। ऐसी छोटी मोटी गलतियां इंसान से नहीं होंगी तो किससे होंगी? सहजता से उठकर तुमने हाथ धो लिए थे और मैं कितनी ही देर ठगी सी वहीं बैठी रह गई थी। तुम इंसान थे या कुछ और? तुम और गलती? मेरा रोम रोम कह रहा था कि तुमसे कभी गलती नहीं हो सकती। इतने सुलझे हुए इंसान से गलती हो ही नहीं सकती। मैं तो पापा को ही बड़ा उदार समझती थी, पर वे भी माँ को इतना तो बता ही देते थे कि किस दिन किस चीज़ में नमक कम था या किस दिन ज़्यादा। पर तुमने तो उन्हें भी बहुत पीछे छोड़ दिया था, बहुत पीछे। सच कहूँ, उस दिन तुम्हारे पैर छू लेने का मन हुआ था। जब भी कोई त्योहार होता, माँ पापा के पैर छूती, नया कपड़ा पहनती तो सीधे उनका आशीर्वाद लेने पहुँचती। उनकी इस बात का मैंने जाने कितनी बार मजाक बनाया था, कितनी बार उन्हें चिढ़ाया भी था, पर उस दिन भीतर, कहीं बहुत भीतर से मन हुआ था तुम्हारा आशीर्वाद लेने का, कि मैं भी कहीं तुम्हारे नज़दीक पहुंच सकूं। और उस दिन ही क्यों, उसके बाद भी जाने कितनी बार तुम कितना ऊंचा उठते रहे हो, और मैं तुम्हारे पास पहुंचने के लिए तुम्हारे गिने चुने शब्दों को ही मंत्र वाक्य मानकर बराबर दौड़ती ही रही, उचकती ही रही। अम्मा जी के हापुड़ से लौटते ही तुम्हारी एक एक बात उनको सुनाने पहुंची थी, पर हैरान होने के स्थान पर वे तो दुखी हो उठी। क्या बताऊं बेटी, ऐसा शौकीन तबीयत का था ये लड़का कि मैं कभी कभी सोचती कौन निभाएगी इसे ज़िंदगी भर। बात बात में मीन मेख निकालता, पर ऐसा मुसीबतों का पहाड़ टूटा हमारे सिर पर कि सब कुछ रातों रात बदल गया। और आंसुओं और सिसकियों के बीच उन्होंने बताया था कि कैसे पेंसिलिन के इंजेक्शन से वीरेंद्र मिनटों में इस दुनिया से चला गया, और कैसे बाबूजी 6 महीने के भीतर ही घर की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर छोटे बेटे के पास चले गए। 17 मई और 23 अक्टूबर। तब से तो इस लड़के की काया पलट ही हो गई। हंसना खेलना तो जैसे भूल ही गया। रातों रात बुजुर्गियत ओढ़ ली सिर पर। अम्मा जी कुछ मुझसे कुछ स्वयं से कहती रही थीं। ये भी कहा था उन्होंने कि तुम उस सब के बारे में कुछ कहना सुनना पसंद नहीं करते हो, इसी से मैंने कभी ये प्रसंग तुम्हारे सामने नहीं छेड़ा। पर क्या तुम सचमुच समझते थे कि मैं नहीं जानती कि मई एवं अक्टूबर के महीने में तुम अनायास क्यों विचलित होने लगते हो? वैसे ये शिकायत रही है मुझे तुमसे। अपना दर्द मुझसे भी छिपाना चाहा तुमने। क्या केवल तुम्हारे सुख बांटने का अधिकार ही था मुझे? पर चांद ने आकर तुम्हें ऐसा बदला कि मैं हैरान देखती रह गई। सारी की सारी गंभीरता उतार फेंकी तुमने। वो महीने भर का ही तो था ना तब, जब तुमने उससे बात करना शुरू कर दिया था। और बातें भी क्या क्या, अपनी, उसकी, मेरी, हमारी और दुनिया जहान की। उसकी हर मुस्कुराहट, हाथ पैर की धरपटक, हर किलकारी, हर मुद्रा, हर आंसू ही तो तुम्हें अपनी बात का जवाब लगता और तुम आगे बढ़ते जाते। याद है ना? अम्मा जी शायद लौट आई हैं। चांद की आवाज़ यहीं से सुनाई दे रही है। मौसी जी के यहाँ सत्यनारायण की कथा थी, वहीं गई थी। चांद को भी साथ ले गई। कहने लगी बच्चों में रले मिलेगा तो मन बदलेगा। मैंने उसे वही हरा वाला कुर्ता पहनाया था जो तुम लखनऊ से लाए थे। सफ़ेद पजामे के साथ बड़ा ही सुंदर लग रहा था। हाँ हाँ, नज़र का टीका भी लगा दिया था। भला भूल सकती थी? एक बार भूली थी तो कितना हंगामा किया था तुमने। अच्छा, अब चलती हूँ, घंटी बज रही है, देर हो जाएगी। याद है उस बार चांद को खसरा निकल आया था?
तुम्हें दफ्तर के ज़रूरी काम से बनारस जाना था। तुम्हारा जरा भी मन नहीं था जाने का, पर मजबूरी थी। जल्दी से जल्दी लौट आने का वादा कराकर भी चांद ने तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ा था। स्टेशन जाने का समय हो रहा था और तुम्हें अभी ब्रीफकेस भी ठीक करना था। सूटकेस और बेडिंग मैंने लगा दिया था, पर कागज़ वगैरह तो तुम खुद ही रखा करते थे। टेडी बियर, चाबी वाली कार और तार पर ऊपर नीचे दौड़ने वाला बंदर लाने का पक्का वादा करके ही तुम उसके पास से उठ पाए थे। तुम चले गए थे। हम दोनों लगभग पूरी रात ही जागे थे। उसे कहानियाँ सुननी थी, वैसे ही जैसे तुम सुनाते थे, आवाज़ बदलकर, मुंह पर तरह तरह के भाव ला लाकर। आटे माटे गोल गाटे करवाना था, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम करते थे। जहाँ जहाँ तुम उंगलियों से गुदगुदाते थे, वहीं वहीं, बिल्कुल वहीं वहीं मुझे गुदगुदाना था। पर हर बार ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती और फिर से शुरुआत होती। लोरी भी गानी थी, वही मुन्ना बड़ा प्यारा, और तुम्हारे ही सुर लय में गानी थी। मेरा गाया गाना उसे पसंद नहीं आया। पापा तो ऐसे गाते हैं, ऐसे नहीं। उसने अपने तरीके से तुम्हारी नकल करके मुझे बताना चाहा था, पर उसके अस्पष्ट शब्दों और तोतली आवाज़ में कितना अंश उसका अपना था, कितना तुम्हारा, मेरे लिए समझ पाना मुश्किल हो गया। उसको ही ज्यों क्या त्यों दोहराना चाहा तो बिगड़ गया। समझा मैं उसको चिढ़ा रही थी, वो रूठ गया था और मैंने तरह तरह से अलग अलग शब्दों को तुतलाकर तुम्हारी तरह गाने की कोशिश की थी। आखिर वो मान गया। मैं पास हो गई थी, पर असंतुष्टि की छाप परीक्षक के चेहरे पर स्पष्ट थी, मानो छुटकारा पाने भर के लिए पास कर दिया हो। तुमने कहाँ से सीखा ये सब? कहाँ से सीखा इतनी खुशी बिखेरना? तुम कैसे जान गए कि किस तरह गाने से चांद खुश होगा, किस मुखाकृति पर हंसेगा, किस बात पर हम सब हंसेंगे? तुम वादे के मुताबिक नहीं लौट सके थे। काम 2 दिन में पूरा नहीं हो पाया। बंसल साहब तुमसे पहले लौट आए थे। आज की तरह वे उस दिन भी एक पैकेट लिए ही यहाँ आए थे। तुम्हारे देर से आने की बात सुनकर चांद को निराशा के बादलों ने ढक लिया था, पर पैकेट खुलते ही जब टेडी बियर, बंदर और कार निकलकर दौड़ने और उछल कूद करने लगे तो वो किलक उठा था। कमजोरी की हालत में भी भागकर वो ऊपर वालों के गप्पू पप्पू को बुला लाया। जाने कितनी देर तक वे तमाशा देखते रहे थे। कार घर में ही नहीं, बाहर गलियारे में भी दौड़ती रही थी। बंदर ऊपर नीचे चढ़ते उतरते पस्त हो गया था और टेडी बियर घूम घूम कर ताली बजा रहा था। चांद खिलौनों को कम, गप्पू पप्पू के मुंह पर आए आश्चर्य, खुशी और ईर्ष्या के भावों को अधिक देख रहा था। इतने से मन नहीं भरा तो उनको समेटते हुए बोला था, मेरे हैं ये सब, मेरे पापा ने भेजे हैं। जैसे पप्पू गप्पू ये जानते ना हों या मानने से इनकार कर रहे हों। मेरे लिए भी तो तुमने साड़ी भेजी थी, वसंती रंग पर चौड़ा लाल बॉर्डर। एक बार यूं ही रास्ते में किसी को पहने देखी थी तो तुम्हें दिखाई थी, वही तुम्हें याद रहा। वहाँ शोकेस में दिखाई दी तो झट भेज दी। कितना चाहते थे तुम हमें, कितना ध्यान रखते थे हमारी हर बात का। आज भी वही बंसल साहब, वैसा ही पैकेट भी, पर शेष सब कितना बदल चुका है। मैं नहीं रही, तुम भी, तुम कहाँ रहे? और चांद, जानते हो कल उस सूट वाले गुड्डे से क्या कह रहा था? सोच कर तो देखो। नहीं, मैं भी नहीं सोच पाई थी। कह रहा था, तेरा मून मैं, मेरा मून तू, सबका मून ऊपर। पता नहीं कितनी देर दोहराता रहा तुम्हारी इस पंक्ति को, कभी अंग्रेजी में, कभी हिंदी में। तुम्ही ने तो रटाया था ना उसे, तेरा चांद मैं, मेरा चांद तू, सबका चांद ऊपर। फिर अचानक रोने लगा। दरवाजे के पीछे खड़ी मैं कुछ देर तक इंतज़ार करती रही कि अपने आप चुप हो जाएगा, पर जब उसके आंसू बहते ही गए तो मुझे जाना पड़ा। फिर तो उसकी ऐसी हिचकियाँ बंध गईं कि पूछो मत। कितनी देर तक सुबकता रहा और सुबकियों के बीच बस एक ही सवाल, पापा कहाँ गए हैं, पापा कब आएंगे? इस एक सवाल का जवाब ही तो नहीं था मेरे पास। यही तो मेरा भी सवाल था। सीने पर पत्थर रखकर उसे चुप कराया। अब तुम ही बता दो, क्या कहूँ उससे? अम्मा जी इस इतवार को वैष्णो देवी जा रही हैं। कहती हैं मन बहुत भटकता है। मोहल्ले से बस का इंतजाम हुआ है। पड़ोस वाली कपूर आंटी और खोसला आंटी भी जाएंगी। मौसी जी भी शायद चली जाएं। तब अम्मा जी के लिए अच्छा साथ हो जाएगा।
हफ्ते भर में लौट आएंगी। मुझसे भी कहती थी चलने को, पर मैं कैसे जा सकती हूँ। जम्मू के मंदिरों में घूमने के बाद हम शाम ढले कटरा पहुँचे थे। कमरा पहले से ही बुक था। खाना खाते ही हम सो गए। सुबह 5 बजे चलने का प्रोग्राम था। लाठी टेकते चलते रुकते हाँफते घिसटते आखिर हम मंदिर तक पहुँचे थे। नहा धोकर नारियल और माला लेकर जब गुफा में घुसे तो पानी इतना ठंडा कि मेरे तो पैर ही जम गए। एकदम सुन्न लगा, बस अब गिर ही पड़ूंगी। बाहर से आने पर भीतर के नीम अंधेरे में यो भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। आगे का रास्ता न सूझे, पैर जमकर बर्फ हुए जाएं। मैंने रुआसी सी आवाज़ में तुम्हें पुकारा। तुमने तुरंत हाथ बढ़ाकर मुझे थामा। अपना पैर आगे करते हुए बोले, लो इस पर खड़ी हो जाओ। मैं हिचकिचाई थी। पानी तुम्हारे लिए भी तो उतना ही ठंडा था, पर तुम मान कर नहीं दिए। धीरे धीरे पैर सर्द पानी के और आंखें अंधेरे की अभ्यस्त हुईं और हम भीतर पहुँचे। बाद में उस घटना को सोच सोच कर मैं शर्मिंदा होती रही थी। इतना ख्याल, इतना प्रेम, और मैं जाने क्या क्या कहती रहती थी तुम्हें। कभी सोबर मुखर्जी तो कभी लॉर्ड ऑफ द लेक, कभी कभी कुछ। तुम सुनते और मुस्कुरा देते। यही तो सबसे बड़ा अस्त्र था तुम्हारा। पर उस दिन गंभीरता के आवरण में छिपे तुम्हारे असीम अनिर्वचनीय प्यार को मैंने देख ही लिया था। जब जब उसकी तीव्रता को मन ही मन महसूस किया, अपने को और भी छोटा पाया। मैं तुम्हारे जितनी ऊंची क्यों नहीं थी। ये घटना मात्र घटना नहीं थी, मेरे अनमोल खजाने का एक टुकड़ा है। मेरा अपना, एकदम मेरा। अब कभी भी किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ उस यात्रा पर जाने का विचार तक करने का अपराध मैं नहीं कर सकती। वो अकेला ही क्षण जन्म जन्मांतरों से अर्जित पुण्य पर भारी पड़ता है। इतना तादात्म्य, इतना त्याग। आज अस्पताल से कार्ड आया है, कल 10 बजे बुलाया है। जिन 2 लोगों के तुम्हारी आंखें लगाई गई हैं उनसे मुझे मिलवाया जाएगा। एक तो कोई 10-12 साल की लड़की है, किसी आसपास के गांव की, और दूसरा कोई अधेड़ व्यक्ति है। दोनों की दृष्टि एकदम बेकार हो चुकी थी। अब वे देख सकेंगे, तुम्हारे माध्यम से भी देख सकेंगे। वे आंखें जाकर भी नहीं गईं। अखबार में इस तरह की अपील पढ़ते या कभी सड़क पर किसी अभागे नेत्रहीन को देखते तो तुरंत याद दिलाते, देखो भूलना नहीं, तुरंत डॉक्टर को खबर करना, वो अपने आप सब इंतज़ाम कर लेंगे। जिस चीज़ से 2 जिंदगियों में रोशनी आ सके वो यूं ही राख हो जाए, मैं सोच भी नहीं सकता। मेरे मरने तक अगर शरीर के और भी किसी हिस्से का उपयोग संभव हो चुका हो तो वो भी दे देना। भावुकता मत दिखाना। और मैंने जरा भी भावुकता नहीं दिखाई थी। जानती जो थी कि ऐसा करने से तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। कहते नहीं थे शायद इसी से कुछ पाप धुल जाएं। पाप तो तुमने खैर सपने में भी कोई नहीं किए होंगे, पर गरीबों के प्रति, दीनहीनों के प्रति, अपंगों के प्रति इतनी दया थी तुम्हारे मन में, इतना विवल हो उठते थे तुम किसी नेत्रहीन को डंडा बढ़ा बढ़ा कर चलते देखकर कि तुम्हारी इच्छा पूरी ना करने का ख्याल भी मेरे मन में नहीं आया। अम्मा जी तक से नहीं पूछा था मैंने। डर था कि मना कर दिया तो मुश्किल होगी। बाद में कई एक औरतों ने कहा भी था। ऐसे में तो आदमी को अपने तन बदन की भी होश नहीं रहती, पर राजेन की बहू को देखो, मर्द की आंखें तक निकलवा दी। कहने दो, मैं परवाह कहाँ करती हूँ। परवाह तो तुम्हारी करती थी, तुम्हारी पसंद नापसंद की करती थी, और तुम क्या चाहते थे मुझे मालूम था। सिर पटक पटक कर रोने चिल्लाने से ही दुख जाहिर हो सकता था क्या? कोई दिल चीर कर देखे तो पता चले कि मेरा क्या कुछ चला गया है। दिखावे से तो सख्त नफरत थी तुम्हें। भगवान की बड़ी कृपा हुई जो समय पर सद्बुद्धि दे दी, मुझे साहस दे दिया। 2 अंधेरे घर जगमगा उठे, उनकी ज्योति मेरा घर भी प्रकाशित करती रहेगी। लेकिन कल अस्पताल नहीं जा सकूंगी। उन दोनों को देख सकने का साहस मुझ में नहीं है। तुम्हारे त्याग की गाथा अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट के मुंह से सुनकर ही क्या करना है। तुम्हें मुझसे ज़्यादा भला कौन जानता था। रेडियो स्टेशन से कॉन्ट्रैक्ट आया है, ग्रामीण जीवन से संबद्ध किसी कहानी के लिए। भला क्या लिखूं, कैसे लिखूं। एक
भक्करपुर के सिवा और कोई गांव तो देखा ही नहीं। शहर ही कितने देखे हैं। इलाहाबाद तक तो जा नहीं सकी। कितना मन था तुम्हारी यूनिवर्सिटी देखने का, वो म्योर कॉलेज जहाँ बीएससी के 2 सालों में अपने फिजिक्स के प्रोफेसर्स की नाक में दम कर दिया था तुमने। वो प्रसिद्ध लव लेन जिस पर चलकर जाने कितने युगल प्रेमी परिणय सूत्र में बंधे थे, या फिर रोमियो जूलियट की टक्कर की ख्याति प्राप्त कर अगले जन्म में मिलने का वचन भरकर जीवन की पथरीली कटीली राहों में खो गए थे। वो एएन झा लाइब्रेरी जिसके बाहर की छत पर एंशंट हिस्ट्री की विनीता शुक्ला और तुम्हारे दब्बू से दिखने वाले सहपाठी उमेश श्रीवास्तव की घंटों घंटों घुट घुट कर बातें होती थीं। कितनी बार जाने का कार्यक्रम बना, पर ऐन वक्त पर कुछ न कुछ निकल ही आया। वो तो बड़ी मासी लखनऊ और छोटी आगरा न होती तो ये शहर भी अनदेखे ही रह जाते। छुट्टियां तो सारी भबक्करपुर में ही बीतती थीं। बाबूजी के जाने के बाद अमरूद के बागों की देख रेख एक पुराने माली को सौंप दी गई थी, पर अम्मा जी का कहना था कि तुम्हारा स्वयं जाकर देखभाल करना नितांत आवश्यक था। तो क्या वही कुछ लिख दूँ? क्या लच्छो और बिरजू की कहानी ही लिख दूँ? तुम होते तो जाने कितनों के कितने ही पुराने किस्से सुना डालते। जो मन हो छांट लो। और मेरी कल्पना किसी की नाक, किसी की आँख, किसी की गर्दन और किसी का रंग रूप मिलाकर झट एक नई रचना कर डालती, जो सब जैसी होती और किसी जैसी भी नहीं। मुझे यूँ बेबस बेसहारा बनाकर तुम कहाँ चले गए? क्या करूँ? क्या मन लिख दूँ? क्या अपने ऊपर ही कुछ लिख डालूँ? पर अपने ऊपर भला क्या लिखूँगी? कहानी बनने लायक हुआ ही क्या है? सीधी सपाट जिंदगी। क्या लिख दूँ कि तुम मुझे कैसे यूँ बीच राह में छोड़ गए हो, कि तुम्हारे बिना मेरे लिए जीना दूभर हो गया है, कि तुम जैसा शांत सौम्य साथी होना कठिन है, कि चांद तुम्हें याद करके बहुत रोता है। ये भी कि कोई कहानी बनी नाटकीयता के बिना, रोमांच के बिना, अचरज के बिना, या फिर विशिष्ट दर्शन के बिना कहानी कैसी? तुमने झुग्गी बस्ती में जो स्कूल खोला था, आज उसी स्कूल के बच्चे आए थे। अपने मास्टर साहब को याद कर कर के रोते रहे। उस दिन जब खाना खाने आए थे तब भी तो भजन गाते समय कैसा रोए थे। तुमने ही वो भजन लिखवाया था, याद कराया था। कितनी मुश्किलों से बच्चा बच्चा जोड़कर पढ़ाई का सिलसिला जोड़ा था। एक एक झुग्गी में जाकर माँ बाप की चिरौरी की, तब जाकर वे माने। उनका भी क्या कसूर? जब से स्कूल कॉलेजों में एनसीसी और एनएसएस अनिवार्य कर दिए गए, लोग कागज़ भरने भर के लिए बस्तियों में जाते हैं। 10-15 दिन किसी तरह काटे, जब तक बच्चों के माँ बाप को क्लास लगने का समय और क्लास में जाना याद हुआ, तब तक समाज सेवी नदारद। मानो पढ़ाई ना हुई, कोई खेल तमाशा हो गया। तुमसे भी तो कई एक ने यही कहा था, बाबू साहब आप लोगन का तो ए दिल बहलाने का साधन हुई गवा। सबको देख परख चुके, आने के टाइम पे सब बड़ाई जोरदार भाषण झाड़त हैं। हम ई कर देव ऊ कर देव, पर 4 दिन में ही टाएं टाएं फिस। कितना समय लगा था तुम्हें इन लोगों को विश्वास दिलाने में कि तुम सचमुच ही उनके बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, सुधारना चाहते थे। उन दिनों तो तुम बात बात पर कहते, मुझे बड़ा गिल्ट फील होता है कि यहाँ हम चांद के लिए इतना कुछ करते हैं और वहाँ वे गरीब बच्चे कड़ाके की सर्दी में भी अधनंगे ही फिरते रहते हैं। कोई भी तो नहीं है उन्हें देखने भालने वाला। माँ बाप दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं और बच्चे सड़क की धूल फांकते फिरते हैं। बाद में तो डॉक्टर खत्री भी हफ्ते में 2 बार जाने लगे थे। छोटी मोटी दवाइयाँ भी मुफ्त बांट देते और भी कई लोग समय देते। पर आज सुभाष और परमानंद बता रहे थे कि श्रीवास्तव जी और अरोड़ा साहब पिछले महीने भर से नहीं गए हैं। कुछ दिन वासुदेवन भी गायब रहे, पर वे तो पिछले हफ्ते से लौट आए हैं। तुम्हारे बगैर अब ये स्कूल ज़्यादा दिन चलता नहीं लगता। कोई भगवान के दर्शन को भी क्या जाता होगा, जैसे तुम अपने बच्चों के पास भागते थे। कुछ दिन तो मुझे भी ले गए थे उन 3-4 औरतों को सिलाई सिखाने। कहते थे कोशिश करके एडमिनिस्ट्रेशन से एक मशीन दिलवा देंगे तो मिलजुल कर गुजर बसर हो जाएगी। चांद को जब टाइफाइड हुआ था और 1.5 महीने चला, तभी मेरा जाना बंद हुआ। राम खिलावन तो आज भी तुम्हारा ही पुराना स्वेटर पहने था। कितनी मुश्किल से आंसू रोक पाई थी मैं। तुम जहाँ भी होगे खुश होगे
कि तुम्हारे कपड़े बॉक्स में बंद करके रखने के स्थान पर मैंने तुम्हारे लाडले बच्चों में या उनके बाप भाई में बांट दिए। आज शाम को फिर बंसल साहब आए थे। बीमे और पीएफ की कार्रवाई वही तो कर रहे हैं। एक ज़रूरी रसीद नहीं मिल रही है। ज़रा आप उन कागजात में एक बार देख लेती जो मैं उस दिन दे गया था। उन्होंने झिझकते झिझकते कहा। उस पुलिंदे को छूने भर के ख्याल से मन काँप गया। कैसे खोल पाऊंगी तुम्हारी चीज़ों को? वे भाप गए थे। मैं खुद ही देख लेता हूँ, आप अगर उसे यहाँ ला कर दें तो। अनजाने ही मेरा मन सख्त होने लगा। तुम्हारी चीज़ों को कोई और उल्टे पलटे, ये क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? वो भी मेरे रहते? नहीं, मैं ही ढूंढूंगी। आखिर कब तक सच से यूँ दूर भागती रहूँगी? कल आ जाऊँगा लगभग इसी समय। तब तक आप देख कर रखिएगा। बंसल साहब तुम्हें ही नहीं, मुझे भी कितनी अच्छी तरह समझ जाते हैं। उनके जाते ही मैंने मन को कड़ा किया। बहुत देर लगी, बहुत बहुत देर। अम्मा जी और चांद सो गए तो स्टूल पर झटके से चढ़कर मैंने वो पैकेट खींचा। कांपते हाथों से पलंग पर उसे उलट दिया। अरे ये क्या, इतने ढेर सारे लिफाफे, अंतर्देशीय और ये डायरियाँ। कहीं कोई गलत पैकेट तो नहीं ले आए बंसल साहब? नहीं, सब पर तुम्हारा ही नाम और पता। पर ये दफ्तर का पता? दफ्तर के पते पर पत्र लिखने वाले कौन लोग हो सकते हैं? मैंने उत्सुकता से कुछ पत्र खोल ही डाले। सब में एक ही पता, 3/17 ज़ीरो रोड, इलाहाबाद। पहला पत्र पढ़ना शुरू किया। अंतर्देशीय था। मेरे राजू, पढ़ते ही मुझे एक साथ कई बिच्छुओं ने काट लिया। शादी के शायद दूसरे साल मैंने इनसे कहा था, कोई आ जाता है तो आपको भीतर बुलाने में बड़ी परेशानी होती है। सुनिए एजी वगैरह तो मुझसे कहा नहीं जाता। मैं आपका नाम लेकर पुकारूंगी। क्या कहा करूं? राजेंद्र, राजेन या राजू? राजू ही ठीक रहेगा। छोटा सा भी है और मुझे पसंद भी बहुत है। तुमने अपनी चिर परिचित गंभीर मुद्रा में जवाब दिया था। राजेंद्र ही ठीक है, राजेंद्र ही कहा करो। राजू बाजू क्या? राजू प्यार का नाम लगता है ना, इसलिए। मैं सचमुच ही बड़े लाड़ के मूड में थी उस दिन। प्यार क्या मुझे आधा कर देने से ही हो सकता है? वैसे नहीं। मुझे लगा था तुमने कुछ रुष्ट आवाज़ में कहा, पर सिर उठाया तो वही सदाबहार मुस्कान। मैं आश्वस्त हो काम में लग गई थी। हालांकि उस वाक्य ने कई बार याद आकर कचोटा था। आज वही सब याद आकर मुझे दाग रहा था। क्या ज़रूरत थी वो सब कहने की? साफ साफ कह देते। किसी का कॉपीराइट था इस छोटे से प्यारे से नाम पर। लड़खड़ाते पैरों से जाकर मैंने पंखा चला दिया पूरी स्पीड पर। सारे पत्र फड़फड़ाते हुए कमरे भर में फैल गए। हर कागज़ की तह में मेरे विश्वास के क्षत विक्षत टुकड़े दबे थे। सभी पत्र विन्नी द्वारा राजू को लिखे हुए। सबका एक सा ही विषय, तुम ठीक रहना, अपना ख्याल रखना, तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ, आदि आदि। घृणा के मारे पूरा पढ़ने की इच्छा नहीं हुई। विन्नी, विन्नी शब्द हथौड़े सा दिमाग में बजता रहा। कहीं तुम्हारे किस्से कहानियों की विनीता शुक्ला ही तो? इससे आगे सोचा ही नहीं गया। पर उसका प्रेम तो किसी उमेश श्रीवास्तव। लेकिन अब तुम्हारी किसी भी बात का क्या भरोसा। अब तो अपने पर से ही विश्वास उठ रहा है। यही समझ पाई परसों में। आज तो हर पहचान अजनबी होती लग रही है। डायरी के पन्ने बुरी तरह फड़फड़ा रहे हैं। अब तो ना उन्हें पढ़ सकती हूँ ना छोड़ सकती हूँ। धोखा, फरेब, अपमान, आत्मग्लानि की विकराल आग मुझे भस्म किए दे रही है। झपट कर मैं एक डायरी उठा लेती हूँ। 15 नवंबर। आज पूरा इरादा कर लिया था कि सब कुछ जला डालूंगा। फिर सोचा नष्ट करने से पहले एक बार पढ़ तो लूँ। इनमें तो मेरा सारा का सारा अतीत समाया हुआ है। निकाल कर रखा ही था कि बंसल आ गया। अरे इतनी सारी चिट्ठियाँ किसकी हैं भाई? दौरे पर जाते होगे तो भाभी जी लिखती होंगी, पर इतनी? मैंने तुरंत उन्हें वापस ड्रॉअर में डाल दिया। तभी निगम भी आ गया। काफ़ी देर तक इसी बात पर हंसी मजाक चलता रहा। अगर उन्हें सच का पता चल जाता तो। 17 नवंबर। आज भी समय नहीं मिला। कोई ना कोई बैठा ही रहा। पता नहीं आजकल इनको लेकर मन में परेशानी क्यों रहती है। इतने साल तो कुछ नहीं हुआ, पर अब जाने क्यों दिल घबरा सा रहा है। सोमवार को करना ही होगा। ये आखिरी एंट्री थी। हाँ आखिरी ही तो। 20 को इन्हें हार्ट अटैक हुआ था और 21 को सब खत्म।
21 यानी सोमवार, जिस दिन तुम सब कागज़ों को जलाने वाले थे। पर तुमने देर कर दी, 4 दिन की देर। काश ये बीच के 2 छुट्टियां ना हुई होती। काश उस दिन बंसल साहब तुम्हारे कमरे में ना गए होते और मैं अपने ताश के महल में ज़िंदगी भर जीती रहती, तृप्त सी, मुग्ध सी। अब इस धोखाधड़ी के बाद तो जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा। जी ही नहीं सकूंगी अब। गला घोंट कर मर जाऊंगी या मिट्टी का तेल छिड़क लूंगी या कुतुब मीनार से कूद पड़ूंगी। डायरी का एक और पन्ना मुझे चिढ़ाता हुआ सा नाच रहा था। अब जल्दी ही बाबूजी और अम्मा से बात करनी होगी। यही तो विन्नी की शर्त थी कि नौकरी पहले हासिल करनी होगी, पगली देखेगी तो नाच उठेगी। इसके बाद एक निमंत्रण पत्र बना था, चारों नन्ही सी बेल और बीच में राजेंद्र वेट्स वंदना, डॉटर ऑफ मिसेस आइरिस टेलर। वंदना टेलर तो विनीता शुक्ला। सब कुछ गड्ढमड हो रहा था। मैंने आगे पढ़ा। 18 मई, यानी वीरेंद्र भैया की मृत्यु के एक दिन बाद। ये क्या हो गया भगवान, अब कैसे कहूँ, किसी से कुछ कैसे कहूँ। और ये 7 नवंबर 1969 को लिखा था, यानी बाबूजी। अब सब खत्म हो गया। विन्नी को मानना ही होगा। मेरा प्यारा वीरू क्या रूठा, जिंदगी ही हमसे रूठ गई। अब अम्मा से कुछ कह सकने का साहस मुझ में नहीं है। तो अम्मा का मन रखने के लिए मुझसे शादी की गई। कर्तव्य के नाम पर मुझे यहाँ लाया गया। काश उस दिन नीला की बात पर कुछ तो ध्यान दिया होता। सिर बुरी तरह चकराने लगा। तेज पंखे के बावजूद मैं पसीने से तर थी। इतना धोखा, इतना फरेब। पलंग की चादर मेरी मुट्ठियों में कसमसाने लगी। देवता का यही असली रूप। और मैं क्या कुछ समझती रही। विश्वास की नई से नई ऊंचाई को छूने के लिए हाथ बढ़ाती रही। आकाश की ऊंचाई, उसकी नीली गहनता और असीम विस्तार। लगा था सभी कुछ तो अपनी पकड़ में आ गया। बेबसी में मैंने मुट्ठी खोल दी। कुछ भी तो नहीं था वहाँ पसीने से लथपथ, शून्य के अतिरिक्त। पलंग की पट्टी पर हाथ पटक दिए मैंने। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर गिनती का ख्याल नहीं रहा। यही था मेरा वो स्वप्न लोक। तकिया बुरी तरह भीग गया था। दर्द करती कलाइयों ने आंसू पोंछने की कमज़ोर सी कोशिश की। मैं मर जाऊंगी। मेरा सिर एक तेज से झटके के साथ पलंग के सिरहाने से जा टिका। आग लगा लूँगी, घर भर को जला कर रख दूँगी। नहीं, चांद का क्या कसूर। मेरे हाथ पास सोते नन्हे से सिर को सहलाने लगा। चांद, मेरा बच्चा। मैंने उसे अपने सीने से कसकर चिपटा लिया और पागलों की तरह उसका मुंह चूमने लगी। कैसा लगेगा उसे ये जानकर कि वो अपने मम्मी पापा के प्यार की निशानी नहीं, मजबूरी का फल है। लोग उसकी ओर उंगली उठाकर कहेंगे, इसी के बाप का चक्कर तो था कहीं। माँ को पता चला तो खुदकुशी कर ली। किसी भी दिन, किसी भी जगह तो इन फुसफुसाहटों से नहीं बच सकेगा मेरा लाल। वो नींद में कसमसा उठा था। मुझसे क्यों नहीं कहा। बेचैन करवट ले मन रो उठा। क्या मेरी संवेदना इतनी कमज़ोर थी कि इनकी व्यथा, इनकी विवशता समझ ना पाती। क्या कभी इन्होंने मुझे इस योग्य नहीं समझा कि विश्वास में ले पाते। क्या हमारा नाता शारीरिक स्तर तक ही सीमित रहा। ग्लानि से मेरा मुंह कसैला हो उठा और मैं न जाने किस किस जन्म की बातें करती सोचती रही थी। जो इस जन्म में भी मेरा नहीं हो सका, उसी को जन्मांतरों तक बांधने के स्वप्न देखती रही। टूटे स्वप्नों की किरच एक एक अंग में गड़ रही थी। अपमान का दंश सारे शरीर में फैल गया था और जगह जगह नीले चकत्ते उभर आए थे। उसी दिन अंजू माथुर अपने डॉक्टर पति और नर्सों के साथ चलने वाले उनके किस्सों की शिकायत कर रही थी तो किस तपाक से मैंने कहा था, राजेंद्र तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। अंजू मुस्कुराई थी। अवसर की भी तो बात होती है, मौका ही ना मिलता होगा। मेरा मुंह लाल हो गया था। क्यों? ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट होती हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स होते हैं और आजकल तो इनके विंग में ही 3 लड़कियां फेलोशिप पर हैं। सवाल सुविधा का नहीं, स्वभाव का होता है। मिस खुल्लर के आने से बात उनकी शादी की तरफ मुड़ गई थी, नहीं तो जोरदार बहस हो जाती। स्वभाव? विद्रूप से मेरा मुंह टेढ़ा हो गया होगा। बहुत पति की हिमायती बनती थी मैं। अब अंजू की बारी है और वही एक क्या, जाने कौन कौन सी अंजू इस नए दुख में हमदर्दी दिखाने आएंगी। किस किस को क्या क्या कहूँगी मैं। अम्मा जी भी तो जान लें अपने बेटे का सही रूप।
साड़ी का पल्लू संभालती मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ी। वे तो बेटे का गुणगान करते ना थकती थीं, अब देखूं क्या कहती हैं। झटके से मैंने बिजली जला दी। कंबल से ढकी गठरी बनी वे कितनी छोटी सी लग रही थीं। क्लांत, कुमलाया, निरीह सा उनका चेहरा इस समय कुछ अधिक ही दयनीय लगा। नहीं, मेरे बढ़ते कदम रुक गए। इनके दुखों की गगरी तो पहले ही छलक रही है, उसमें और कुछ समोने की ताब नहीं है। इस 1.5 महीने में ही आंखें कितना अधिक सिकुड़ कर कोटरों में धंस गई हैं, गाल पिचक कर जबड़ों से जा लगे हैं, हाथ पैरों की थरथराहट बेहद बढ़ गई है। नहीं, इनका दर्द बढ़ाने से मेरा दर्द कम नहीं होगा। इनके लिए तो राजेंद्र आज्ञाकारी बेटे ही थे, आज्ञाकारी भी और सुशील भी। और मेरे लिए? सहसा प्रश्न मन में कौंधा। मेरे लिए क्या नहीं किया इन्होंने? बस यही कि अपने पिछले जीवन का एक रहस्य नहीं बताया, बस यही कि अपने पुराने पत्र जलाने में कुछ देर कर दी। तुम्हारे साथ बिताया हुआ समय मेरी आंखों के आगे घूम गया, जिसमें मैं सुखी थी, एक ईमानदार, समझदार और हर कदम पर सहयोग करने वाला पति पाकर। स्विच पर हाथ मारकर मैं कमरे में वापस लौट आई। किसी से भी तो कुछ नहीं कह सकती। बंद रास्ते पर मैं अकेली दौड़ती रही रात भर। रह रह कर लगता था तुम्हारी स्निग्ध मुस्कान, जिसे मैं रोशनी समझती रही थी, मशाल बनकर मेरा संसार जला गई। बच गया बस धुआं, घुटन, बर्बादी, संताप और यातना भरी ये यात्रा आगे मुझे अकेले ही तय करनी होगी। चांद के लिए, अम्मा जी के लिए और अपने लिए। धधकती विकराल लपटों में मैं पल पल पिघलती रही। निराशा की काली रात में कहीं कोई तारा नहीं था। भीतर बाहर का अंधेरा मुझे डस रहा था। पंखे की बेचैन हवा कमरे में इधर से उधर भटक रही थी और उसके पीछे पीछे मैं। रात की डरावनी नीरवता को भंग करती थी तो केवल दिल को रौंदती सी दुख की भारी पदचाप। स्मृतियों का अंतिम सहारा भी आज चुक गया था। शेष थी केवल अंतहीन भटकन। जाने कितनी देर में बड़बड़ाती रही, छटपटाती रही। अलार्म बजा तो सुध आई। चांद को स्कूल के लिए तैयार करने का समय। दिल कड़ा करके रोज़मर्रा के सभी काम किए। स्कूल बस उसे ले जा चुकी है। बाहर सब कुछ वैसा ही है, पर मेरे दिल की गहराइयों में रातों रात एक नई, एक पूरी की पूरी बस्ती खड़ी हो गई। धीरे धीरे मैं अंदर आई, कांपते हाथों से डायरियाँ उठाईं, पत्र समेटे, फ़ोटो का लिफाफा संभाला और गैस की तेज लौ में सबको एक साथ ही स्वाहा कर दिया। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी को इस दीमक से बचाने का ये कोई उपाय नहीं है, परंतु और दूसरा कोई उपाय भी है क्या? अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अरुणा सीतेश जी की लिखी हुई कहानी ज्वारभाटा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।